नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। आब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव मध्य प्रदेश के पोषण अवस्था में सुधार के लिए प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम सब बना कर आगा बढ़ रहा बतौलन है। ग्रामीण महिला विकास तथा एकता केंद्र के आयोजना में पोषण अवस्था में सुधार संबंधी प्रदेश स्तरीय परामर्श तथा संवाद कार्यक्रम के जनकपुर धाम में उद्घाटन करते मुख्यमंत्री यादव एना बतौलन है। ओ संविधान खाद्य अधिकार के विषय के मौलिक हक के रूप में अंगीकार कैला से सब वर्ग के व्यक्ति के खाद्य सुरक्षा के अनुभूति दिएबाक उद्देश्य लक प्रदेश सरकार कार्यक्रम सब कर रहल बतौलन। मुख्यमंत्री यादव महिला तथा बाल बालिका के केंद्रित क पोषण के कार्यक्रम संचालन कैल गेल सेहो बतौलन। उपभोक्ताको अधिकार स्वास्थ्य र पोषण समेतको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा आत्मसात गरेको छ। यो अधिकारलाई सही अर्थमा मधेसका नागरिकहरूलाई अनुभूति गराउन प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट समेत आवश्यक व्यवस्था गर्दै आएको छ। महिला तथा बालबालिकाको विषयमा नीतिगत कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाहरू पनि गरेको छ। तसर्थ महिला तथा बालबालिका एवं अन्य नागरिकको सर्वाङ्गीण हित प्रबन्धन गर्न मध्य प्रदेश सरकार संवेदनशील। कार्यक्रम में मध्य भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री कृष्ण प्रसाद यादव मध्य प्रदेश के पोषण अवस्था में सुधार करबाक लेल गरीबी अशिक्षा तथा स्वास्थ्य में सेहो सुधार आवश्यक रहल बतौलन। महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र महत्वपूर्ण भूमिकामा मध्य प्रदेशलाई हजुरले प्राथमिकताको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। किनभने मध्य प्रदेशमा अहिलेसम्म सबभन्दा गरीबी मध्य प्रदेशमै छ, अशिक्षा मध्य प्रदेशमै छ, स्वास्थ्यको समस्या सबभन्दा बढी मध्य प्रदेशमै छ। जबकि हाम्रो स्वास्थ्यमा डाक्टरहरूको कमी छैन। एक ग्रेडका डाक्टरहरू हामीले उत्पादन गरेर पठाएका छौं, तर त्यो डाक्टरहरूलाई व्यवस्थापन मध्य प्रदेशमा गर्न नसकेर कोही काठमाडौँ, कोही धरान, कोही चितवन, कोही कहाँ पुगेका छन् र यहाँका बिरामीहरू पनि त्यही गएर उपचार गराउँछन् र कतिको खर्च बेहोर्नु पर्छन् भनेर हामीले यसलाई सहजै अनुमान गर्न सक्छौं। तैना मधेशक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री वीरेंद्र कुमार सिंह पोषण अवस्था में सुधार करबाक लेल पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश बाल तथा मातृ मृत्यु दर घटेबाक आ पोषण युक्त खाद्य गरीब तथा विपन्न वर्ग के व्यक्ति के वितरण करबाक सरकार के लक्ष्य रहल बतौलन। विभिन्न पोषण मेडिसिनहरू जसरी आइरन शक्ति, फोलिक एसिडहरू पर्याप्त मात्रामा वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि यसपालि हामीले अगाडि सारेका छौं। त्यस्तै पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने अभियानमा पनि हामी अगाडि बढेका छौं, जस अन्तर्गत 118 वटा पालिका घोषणा भइसकेको छ। अब हामीसँग 18 वटा पालिका मात्रै घोषणा गर्न बाँकी छ। त्यसलाई पनि द्रुत गतिका साथ हामी अगाडि बढाएका छौं। कार्यक्रम में संस्था के संस्थापक अध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रेस के नेत्री डॉक्टर आरजू राणा सामाजिक रूपांतरण के लिए सब मिलकर आगा बढ़ला पर कुपोषण जेहन समस्या अपने अंत्य हेबाक बतौलन। मध्य प्रदेश के पोषण अवस्था में सुधार करबाक लेल 4 बुंदा के प्रतिबद्धता पत्र समेत सार्वजनिक कयल गेल अछि। प्रतिबद्धता पत्र में मुख्यमंत्री सहित प्रदेश सरकारक आधा दर्जन मंत्री सब हस्ताक्षर कयने अछि। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मंत्री सुनीता यादव, मध्य स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सचिव डॉक्टर प्रमोद यादव लगायत सहभागी भेल छल। सरकार वाला सब मध्य स्थित दलित विकास समिति खासे काज कर नहीं सकल आरोप लगौलक अछि। सोम दिन मध्य प्रदेश में दलित विषय दलित सशक्तिकरण ऐन 2076 कार्यान्वयन के चुनौती आ आब के रणनीति संबंधी परामर्श के क्रम में ओ सब एहन आरोप लगौलक अछि। दलित सरोकार मंच सप्तरी कयने कार्यक्रम में दलित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा मध्य सरकार गठन कयने दलित विकास समिति काज कर नहीं सकल आरोप लगौलन।
ओ मधेश सरकार सब सुविधा देला पर समेत विभिन्न बहाना में समिति काज नहीं केने अध्यक्ष विश्वकर्मा के आरोप है। प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा उहाँ चुकिराख्नु भएको छ। मैले बाहिर हिजो अलि नरम खालको कुरा गरेको थिएँ, उहाँ उपस्थित भएको हुनाले मैले कडा कुरा गर्न चाहन्छु। यद्यपि म कडा कुरा गर्न चाहन्न थिएँ, नरमै कुरा गर्नु परोस् भन्ने चाहन्थेँ, तर व्यवस्था उहाँले खाता सञ्चालन भएको छैन, मलाई त्यो विकास समितिको सचिवले सहयोग गरेका छैन अथवा सरकारका मान्छेहरूले सहयोग गरेका छैनन् भनेर बहाना बनाएर कामहरूलाई रोक्न पाइँदैन। उहाँलाई गाडी पनि दिएछ, उहाँलाई क्वार्टर पनि दिएछ, उहाँलाई तलब भत्ता लगायतका सुविधा पनि दिएछ। उहाँ घटना अनुगमनमा किन चुकिराख्नु भएको छ? उहाँ विद्यालय मधेश सरकार मधेशक 8 जिला के लेल कहि के गठन केने दलित विकास समिति 12 करोड़ रकम पोला पर समेत दलित समुदाय के हक अधिकार तथा विकास के लेल कोनो काज कर नहीं सकल से अध्यक्ष विश्वकर्मा आरोप लगौलनि। सक्रियता पुगेन। यो सामान्य अवस्थामा दलितहरूको एकदम झकी जगाउ सब ट्याकटुक भएको अवस्थामा जस्तो उहाँले गरेर पुग्दैन नि त। उहाँले त सक्रियता, मेरो 50% सक्रियता छ भने उहाँको 90% सक्रियता हुनुपर्छ। 10% उहाँको व्यक्तिगत जीवनका लागि भने मैले। त्यसकारणले यो काम वास्तवमा मध्य प्रदेशको सरकार कति संवेदनशील छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ कि राष्ट्रिय दलित आयोगलाई यत्रो संवैधानिक सबै काम गर्ने अधिकार छ, तर संघ सरकारले 3 करोड बजेट दिएछ। दलित सरोकार मंच के अध्यक्ष भोला पासवान सिंह मधेश दलित विकास समिति दलित संबंधी विविध घटना लगायत विषय में चाह नहीं देखाने आरोप लगौलनि। अब तकर बाद जे छै से ई एन इम्प्लीमेंटेशन के लेल जे छै से अपना क्या पालिका के मेयर से जाकर भेटले जे समिति बनबा पड़ते। हम सब प्रत्येक बात राखली जे एक चिट्ठियों कम से कम मंत्रालय से जाए। बहुत हम पालिका में अड़चन लगा दे छै, कार्यपालिका सदस्य सब कहे छै जे कोन छिए की छिए हमरा के था है नै छै, लेकिन एक चिट्ठी तक आए तक कार्यपालिका में औपचारिक रूप में ई मंत्रालय से नहीं गेल छै कार्यपालिका ई समिति बनबा पड़ते के। ई दुर्भाग्य छै। कार्यक्रम बाद संचारकर्मी संग बात करैत मधेश दलित विकास समिति के उपाध्यक्ष राम प्रवेश बैठा दलितक विभिन्न समस्या के समाधान में अपन समिति काज कर रहल दावी कयलनि। आलोचना मात्र क किछु नहि हेबाक कहैत क्रमिक रूप में काज भ रहल हुनक कथन अछि। समिति प्रति मधेश सरकार के दृष्टिकोण से नीक नहीं भेल अध्यक्ष बैठा उपराग कयलनि अछि। दलित विकास समिति के खाए वाला दांत अलगे और दिखावे वाला दांत अलगे। अपने के मध्य प्रदेश सरकार के जे नीति नियम कानून के तहत जे दलित विकास समिति गठन भेलै ओहि अनुसार से वहाँ पर्याप्त कर्मचारी सकारात्मक सोच वाला कर्मचारी के वहाँ अभाव देखल गई। और जे कर्मचारी वहाँ अलै प्रथम वर्ष में तो कार्यालय व्यवस्थापन से लेके अन्य चीज़ सब हम सब मिलेली। दूसरो वर्ष के जे बजट रही 2 करोड़ बजट, वही बजट में अपने के एक गाड़ी खरीद के अलावा और भी कुछ दलित के विकास हेतु हम सब काम कैली। लेकिन भेलै कि के जे सदस्य सचिव दिलीप ठाकुर के जे नियुक्ति भेलै दलित विकास समिति में, वो नकारात्मक हिसाब से इस संस्था के लेवे लगलै। जब दलित विकास समिति के उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव के बीच में सामंजस्य मिलावे के हम कोशिश कैली, लेकिन वो कोशिश नाकाम भे गेलै। अब यही तरह से जे है निरंतर 2 वर्ष से जे है दलित विकास समिति के बजट जे है अपने के फ्रीज होते चल गए। अब आलोचना करे से नहीं होते। हम की कहला चाहे छी, राष्ट्रीय दलित आयोग गठन भेलै 2054 साल में। ओकरा बाद जे है वो एके बार तो कथी कहै छै दलित समस्या समाधान तो न भेलै ना। उपाध्यक्ष बैठा आयोग के अध्यक्ष विश्वकर्मा निराधार आरोप सब अपना ऊपर लगौने बतौलन। वो मधेश में दलित संग संबंधित घटना सब के विषय में विज्ञप्ति निकालबाक लगायत काज सेहो करैत आयल दावी कयलनि। ओ
एहि बेर बजेट बढ़ि कऽ आयल कहैत दलित हित के लेल कार्यक्रम सब बना कऽ आगाँ बढ़बाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलनि। बात है तो हम उपभोग करै छी, लेकिन राष्ट्रीय दलित आयोग के अध्यक्ष या कोई भी व्यक्ति अगर निराधार आरोप लगबै छै तो ये गलत बात है। एहि बेर 12 करोड़ रकम अपने सबके छुटियल है, एकरा केना खर्च करबै? अब ये मध्य प्रदेश सरकार के से हम सब मांग के लिए कि जोन प्रदेश में 18% दलित छै ओकरा लेल 2 करोड़ 4 करोड़ जे बजट अपने छुटियबै छी पर्याप्त नहीं छै, तो ओहि में हम सब अभी रेड बुक न देखले छी, लेकिन हमरा सुने में आयल कि 12 करोड़ बजट है। यही बजट के संचालन कार्यान्वयन करे के लेल हम सब सबसे पहले सदस्य सचिव के हम सब आग्रह करने छी अपने के शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के मंत्री जी से मुख्यमंत्री जी से कि यही सदस्य सचिव के अपने हटाऊ, दोसर सदस्य सचिव हमरा मतलब दिउ, ओकरा बाद ही बजट जे कार्यान्वयन होते। अगर परामर्श में सहभागी सब मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या के 18% दलित रहल कहैत ओकर सबके आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्था में सुधार नहीं आबऽ धरि मधेशक मानव सूचकांक में सुधार करब कठिन हेबाक बतौने छल। कार्यक्रम में दलित अधिकार कर्मी पंचदेव खंग, चंदेश्वर महरा, सामाजिक दलित मुक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामू महरा, पालिका सबके जनप्रतिनिधि लगायत सहभागी भेल छल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय आइसँ देश भर के दवाई दुकान सब के अनुगमन शुरू केने छै। दवाई दुकान सब मापदंड विपरीत चलल उपराग अयला बाद स्वास्थ्य मंत्रालय अनुगमन शुरू केने छै। 20टा समूह बनाकर स्वास्थ्य मंत्रालय काठमांडू, भक्तपुर आ ललितपुर के दवाई दुकान सब के अनुगमन केने छै। अनुगमन के क्रम में किछु दवाई दुकान सब मापदंड विपरीत संचालन भेल पाओल गेल छै। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रविकांत मिश्र दवाई औषधि व्यवस्था विभाग में दर्ता नहीं भेल दवाई दुकान औषधि व्यवस्था विभाग में दर्ता नहीं भेल दवाई सब सेहो दवाई दुकान सब बिक्री क राखि रहल बतौलनि। नवीकरण भएको थियो भने केही चाहिँ हामीले नवीकरण नभएको भेटाएका छौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ सूचना जारी गरेर त्यो नवीकरणको लागि चाहिँ आउनु भनेका छौँ। त्यसैगरी कुनै औषधि पसलहरूमा चाहिँ विभागमा दर्ता नभएका औषधिहरू चाहिँ त्यहाँ रहेको पाइयो र त्यसको लागि हामीले चाहिँ स्याम्पल सहित उहाँहरूको स्टक सहित हामीले चाहिँ फिर्ता ल्याएका छौँ र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। र केही औषधि पसलहरूमा चाहिँ फार्मेसीमा कस्मेटिक वस्तु नन मेडिकेटेड कस्मेटिक वस्तुहरू चाहिँ बेच्न राखेको पनि पाइयो, त्यो चाहिँ हामीले त्यसको लागि पनि उहाँले हटाउन लगायौँ हामीले र सम्बन्धित अनुगमन के क्रम में स्वास्थ्य मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत दवाई के क्षेत्र में विकृति आयल उपराग प्राप्त भेला बाद अनुगमन शुरू केने बतौलनि। फार्मासिस्ट सँ बेसी फार्मेसी सब करीब तीव्र रूप में संचालन भेला के कारण से हो दवाई के क्षेत्र में समस्या रहल बतौलनि। व्यापक गुनासो आएको हुनाले र यो गुनासो यदि सत्य हो र छ भने त स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ धेरै लापरवाही हो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आज हामीले निरीक्षणको काम चाहिँ सुरु गर्न खोजेका हौँ र यसमा यो ट्रान्सपरेन्ट होस्, यसमा छलचाम हुन नसकोस् र यो चाहिँ सही ढङ्गबाट निरीक्षण अनुगमन हुन सकोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सिनियर अधिकृतहरू, औषधि व्यवस्था विभागका निरीक्षकहरू, त्यसपछि यसलाई सपोर्ट गर्ने अरू चाहिँ त्यो विषयगत चाहिँ व्यक्तिहरू र साथसाथमा हरेक टोलीमा कम्तीमा 2 जना चाहिँ सञ्चारकर्मी साथीहरू पनि। मंत्री बस्नेत फार्मेसी नहीं भक लाइसेंस प्राप्त फार्मासिस्ट के प्रमाण पत्र लटकाओल गेल अवस्था देखल गेल बतौने छलैथ। सत्तारूढ़ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचन प्रणाली में सुधार कैल जबाक आवश्यकता रहल बतौने छै। महगी निर्वाचन प्रणाली देश में राजनीति भ्रष्टाचार के प्रोत्साहन केलासँ एकर सुधार तत्काल कैल जबाक हुनक कथन अछि। सोम दिन काठमांडू में आयोजित समाजवादी यात्रा के चुनौती भ्रष्टाचार आ दंडहीनता विषयक प्रवचन गोष्ठी में ओ राजनीतिक तह में होवला संस्थागत भ्रष्टाचार सँ देश में समाजवादी व्यवस्था आनबाक लेल मुख्य बाधक रहल समेत बतौलनि। अध्यक्ष यादव नेपाल जहन अल्प विकसित देश में सेहो विकसित देशों से बेसी महगी निर्वाचन प्रणाली भेनाइ दुखद भेल बतौलनि। व्यवस्था हामीले ल्याएका छौँ,
यो व्यवस्था पनि भ्रष्टाचारमै आधारित छ। अहिलेको व्यवस्था मैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने अर्थ होइन, तर हामीले जुन अभ्यास गर्दै निर्वालीको उदाहरण दिउँ, एउटा गाउँपालिकामा प्रमुखलाई कति खर्च गर्छ? एउटा संसदको उम्मेदवारले कति खर्च गर्नुहुन्छ? र आज अहिले भएको खर्च र भोलि झन् कति हुने होला? यो निर्वाचन प्रणाली नेपाल जस्तो अल्प विकसित मुलुकमा विकसित पुँजीवादी देशहरूभन्दा महँगो निर्वाचन प्रणालीले पनि भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहनै गरेको छ। सुधार्न त्यहाँ जरुरी छ। राजनीतिक दलहरू राजनीतिक चुनाव लड्दाखेरि या चुनावमा हुने खर्च त्यो पनि त भ्रष्टाचार नै हो नि त, हैन? भन्दाखेरि यो निर्वाचन अध्यक्ष यादव नेपाल में समाजवाद आनबाक सपना देखने कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सब नव धनाढ्य वर्ग में परिणत भेल दावी केने छलथि। उप प्रधान एवं गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ भ्रष्टाचार आ अनियमितता में सरकार निष्पक्ष छानबीन कर दोषी के कार्रवाई करबाक बतौलन अछि। सोम दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम के संबोधन करते ओना बतौलन ओ अनुसंधान तथ्य प्रमाण के आधार में पहुंचल जबाक ठाम धरि पहुंच कर कार्रवाई करबाक बतौलन ओ सरकार दोषी के छोड़बाक काज में नहीं लगबाक सेहो स्पष्ट कलन। मंत्री श्रेष्ठ राजनीतिक क्षेत्र के नेता सब दोषी देखल जा चुकला बाद नियंत्रण में लकर कार्रवाई के प्रक्रिया आगा बढ़ला पर वही पार्टी के और नेता सब विरोध करबाक व्यवसायी कर्मचारी सब सेहो अपना के कार्रवाई कर नहीं हेबा कह के विरोध करबाक परंपरा के विकास होइत गेल बतौलन। ओ सरकार कोनो भी हालत में अपराधी के छूट देबाक पक्ष में नहीं रहल आ प्रमाण संगे सब दोषी के कार्रवाई हेबाक प्रतिबद्धता जनौलन। मंत्री श्रेष्ठ धनी के एकटा गरीब के दोसर कानूनी कार्रवाई हेबाक बाद सरकार के सही नहीं हेबाक बतौलन ओ कानून सबके लेल बराबर हेबाक बतौलन। आज यो प्रवचन गोष्ठीको कार्यक्रमको समाजवाद हाम्रो मान्यता होइन र पर्छ, तर आज पुँजीवादमा त झन् भ्रष्टाचार जबरदस्त हुन्छ भन्ने कुरा सत्य नै हो। तर माओले एउटा सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो, सामान्यतया टु एयर इज ह्युमन, गल्ती गर्नु मानवीय। मंत्री श्रेष्ठ अपराध में संलग्न सबके कार्रवाई हेबाक सेहो दोहरौने छलथि। अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत चालू आर्थिक वर्ष के लेल राष्ट्र बैंक अन्य नया मौद्रिक नीति से अर्थतंत्र चलायमान हेबाक आशय व्यक्त कयलनि अछि। सोम दिन बुटवल में नेपाल प्रेस यूनियन रूपन्देही के नए पत्रकार सम्मेलन में ओ नया मौद्रिक नीति लगानी के वातावरण सहज बनेबाक बतौलन। ओ रवि दिन सार्वजनिक मौद्रिक नीति में अपना कहत आयल ब्याज दर में लचकता के संबोधन कयल गेल बतौलन। ओ आब निजी क्षेत्र में लगानी सहज हेबाक ब्याज दर घटैत जेबाक बतौलन। ओ वन नीति आ मौद्रिक नीति के एकटा लक्ष्य आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करबाक मूल्य के एकटा तह में रखबाक भेल सेहो बतौलन। ओ अखन समग्र में देखला पर मूल्य वृद्धि कम भेल दावी समेत कयलनि। ओ सरकार विसंगति के चिरैत समस्या के समाधान खोज के आगा बढ़ रहल बतौलन। कुकुरपन ल्याउनुपर्छ भनेर भन्दै आएको थिए, त्यही कुकुरपनको प्रस्ताव हिजो आएको छ र अरू पनि केही पहलहरू भएका छन्। त्यसले मलाई लाग्दछ यो निजी क्षेत्रमा जाने लगानी पनि अब सहज हुन्छ, ब्याज दर चाहिँ कम भएर जान्छ र त्यसले चाहिँ फेरि लगानीको वातावरण त्यता मार्फतबाट पनि सहज हुन्छ। त्यस कारण वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको एउटै लक्ष्य आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्ने, मूल्यलाई एउटा चाहिँ तहमा राख्ने। जस्तो अहिले चाहिँ मूल्य वृद्धि चाहिँ समग्रमा घट्या छ, पहिलाभन्दा घट्या छ, कुनै वस्तुमा बढाए पनि होला तर समग्रतामा घट्या छ, जो चाहिँ सही सूचक हो। र समग्रमा जति पनि
विसङ्गति त्यसलाई विसङ्गतिहरू देखा पर्छन् त्यसलाई अर्थ मंत्री महत आर्थिक वर्ष 2080-81 में अन्य सूचना देने वाला व्यक्ति के पुरस्कार के व्यवस्था के कारण 100 किलो सोन बरामद भेल दावी कलन। अर्थमंत्री महत सोन प्रकरण में अखन अनुसंधान भऽ रहल आ गैर कानूनी काज करवला केकरो भी कार्रवाई हेबाक बतौलन। ओ भंसार में प्रविधि के अपडेट आ आधुनिक मशीन जड़ान कयल जयबाक आवश्यकता रहल सेहो बतौलन। ओ भंसार में होवला अनियमितता के निस्तेज कयल जयबाक आवश्यकता रहल समेत बतौलन। बीचमा हट्या फेरि पुरस्कारको व्यवस्था थियो, सूचना दिनेलाई चाहिँ पुरस्कारको व्यवस्था जुन बजेटमा प्रस्ताव गर्यो, मलाई लाग्छ त्यसले पनि यो सूचना प्राप्त गरेर त्यसलाई चाहिँ गर्न चाहिँ मद्दत पुग्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण हामी जुन चाहिँ यो जुन प्रकरण छ त्यसलाई त्यसको जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढेका छ। दोसर प्रसंग में मंत्री महत कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय समिति के बैठक लाइव केला संगे भरम छीट सकबाक गुंजाइश नहीं रहल जिकिर कलन। ओ पार्टी सभापति शेर बहादुर देवा केंद्रीय समिति के बैठक लाइव करबाक निर्णय भक लाइव चल रहल कहत अखन नीक प्रतिक्रिया पाबि रहल बतौलन। नेपाल राष्ट्र बैंक आने चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 के मौद्रिक नीति निजी क्षेत्र के मनोबल कमजोर बनाकर आयल कहत निराशा प्रकट कयल गेल छै। रवि दिन राष्ट्र बैंक सार्वजनिक कयने मौद्रिक नीति निजी क्षेत्र के मांग के संबोधन नहीं केने कहत वर्तमान आर्थिक समस्या समेत समाधान होवा नहीं सकवा कहत निजी क्षेत्र निराशा प्रकट कयलक अछि। निजी क्षेत्र के 3 संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स आ नेपाल उद्योग परिसंघ मौद्रिक नीति अर्थतंत्र के विद्यमान समस्या सब समाधान हेबाक अपेक्षा कैल में पूरा हेबाक लक्ष्य लऽ कऽ मौद्रिक नीति सब आयल नहीं भेल बतौलक अछि। नेपाल उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल चालू आर्थिक वर्ष के मौद्रिक नीति अर्थतंत्र चलायमान कराव नहीं सकबाक बतौलन। जसो बढाउने खालको हामीले देखेन यसको। हामीले हेर्दाखेरि यो समस्यालाई समाधान गर्छ जस्तो लाग्दैन, किन राष्ट्र बैंकले अहिले लिँदाखेरि पनि कर्जा विस्तारको अलि संकुचित गरिदिने नीति लिएको देखिन्छ। अघिल्लो मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तार 12.6% राखेकोमा योपालि घटाएर झन् 11.5% कायम गरेको छ। टार्गेटै घटाइएको छ। अघिल्लो वर्ष अब 12.6 राख्दा नेपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेन्द्र मल बीतल वर्ष एहि वर्ष मौद्रिक नीति किछ मात्रा में नीक आयलो पर ब्याज दर में कोनो संबोधन नहीं भेल बतौलन। ओ अखन के मुख्य समस्या बैंक के ब्याज दर अधिक भेल कहत मौद्रिक नीति में आधार दर में कोनो संबोधन नहीं भेल बतौलन। स्वतस्फूर्त चलायमान हुनुपर्छ र चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ राजस्व वृद्धि हुने कार्यविधि आउनुपर्छ र चाहिँ जुन किसिमको एउटा ब्याज दर सम्बन्धी अझै पनि ठोस एउटा प्रभावकारी चाहिँ नीति आउन सकेन र महँगी ब्याज दरमा अर्थतन्त्र चलाउन कठिन छ र चाहिँ यसले गर्दाखेरि जीडीपी ग्रोथमा चाहिँ इम्प्याक्ट पनि पर्छ र चाहिँ हाम्रो जुन एउटा गएको असार मसान्तसम्मको चाहिँ हेर्दाखेरि मोटामोटी 5 खरब चाहिँ अधिक तरलता रकम छ भनेदेखि त्यो चीज कर्जा प्रवाह गरेर पहल आवासीय घर कर्जा के सीमा 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ पहुंचेबाक, अमेरिकी डॉलर सटही सुविधा 25 से पहुंचेबाक, शेयर बन्की कर्जा, रियल एस्टेट तथा हायर परचेज कर्जा के जोखिम भार घटेबाक निर्णय सकारात्मक रहल सेहो निजी क्षेत्र के कथन अछि। देश भरि वर्षायाम शुरू भेला संगे खून संकलन कम होबऽ लागल छै। खून संकलन आपूर्ति करैत आयल संस्था केंद्रीय रक्त संचार सेवा के अनुसार साउन से अगहन महीना धरि लोक सब खेती पाती में संलग्न हेबाक आ पाबनि सब सेहो एहि अवधि में पड़ल भेला से खून संकलन में कमी भेल बतौलक अछि। बरसात के समय शुरू भेला बाद अगहन पूस धरि दैनिक करीब 800 यूनिट मात्रे खून संकलन हेबाक केंद्रीय रक्त संचार सेवा के निर्देशक दिव्य राज पौडेल बतौलन। ओ और समय में नेपाल में 1100 यूनिट धरि
खून संकलन होइत आयल सेहो बतौलनि। केंद्रीय रक्त संचार सेवा देश 2079-80 में 33,485 यूनिट खून संकलन भेल छल। ओ एहि अवधि में 54,123 यूनिट खून वितरण भेल बतौलनि। पौडेल रक्तदाता के रक्तदान कर जनचेतनामूलक कार्यक्रम करैत आयल आ बीतल वर्ष के तथ्याङ्क सब देखला पर देश भरि दैनिक 1,200 यूनिट खून आवश्यकता पड़ैत आयल बतौलनि। देश भरि 112टा रक्त संचार सेवा रहल आ हाल देश भरि 2,62,481 नियमित रक्तदाता रहल सेहो ओ जानकारी देलनि। त्यो भनेको वर्षको चाहिँ 4.5 लाख युनिट जति सेवाहरू छ। त्यो 5वटा छ। त्यसमा पोखरा छ, त्यसपछि हाम्रो नेपालगञ्ज छ, धनगढी छ, पूर्वमा विराटनगर छ, चितवन छ हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ जिल्ला स्तरको रक्त सञ्चार सेवाहरू छ। त्यो 24वटा रक्त सञ्चार सेवाहरू छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ आकस्मिक युनिटहरू छ 5,000 100वटा जति चाहिँ सङ्कलन केन्द्रहरू चाहिँ रेड क्रसले म्यानेज गरिराखेको छ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। र टोटलमा नेपालमा 120वटा रक्त सञ्चार सेवाहरू कार्यरत छन्। माग र आपूर्ति अवस्था अनुसार सिजन अनुसार हुने गर्दछ। जस्तो हाम्रो चाहिँ अब बर्खाको सिजन सुरु भयो। केंद्रीय रक्त संचार सेवा के निदेशक पौडेल पाठ्यक्रम में रक्तदान के प्रवर्धन करवा किसिम के विषय समावेश कैल जेबाक बतौलनि। पौडेल संघ आ प्रदेश सरकार द्वारा विपन्न सबके खून में सहूलियत देबाक व्यवस्था करबाक प्रबंध मिलाओल जेबाक बतौलनि। ओ रक्तदाता रहल कहिकऽ गर्व करऽ लायक पैकेज आनल जेबाक सेहो बतौलनि। पिछला तथ्याङ्क अनुसार नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी से देश भरि एक वर्ष के अवधि में 2,73,170 यूनिट खून संकलन में 3,52,919 यूनिट खून वितरण भेल छै। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।